अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के इन टेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि क्लास 9th का 9 चैप्टर है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर इनर्शिया। तो यहाँ पे हमें बताना है किसका इनर्शिया यहाँ पे ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन बताने से पहले मैंने आपको जो चैप्टर पढ़ाया था वहाँ पे बोला गया था इनर्शिया यहाँ पे किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? मास पे। मतलब जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा वहाँ पे क्या होगा, इनर्शिया बढ़ेगा। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोला गया है अ रबर बॉल एंड अ स्टोन ऑफ द सेम साइज। तो यहाँ पे रबर बॉल और स्टोन में जो है किसका वेट ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली यहाँ पे स्टोन का ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे बोला गया है सिंस वी नो इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैंस इन द केस ऑफ अ रबर बॉल एंड अ स्टोन ऑफ द सेम साइज स्टोन विल बी हैविंग अ ग्रेटर इनर्शिया। तो यहाँ पे बोला गया है जिसका जहाँ पे ज़्यादा मास होता है उसका इनर्शिया यहाँ पे ज़्यादा होता है। तो बॉल से ज़्यादा यहाँ पे जो मास होगा किसका होगा? स्टोन का होगा। तो उसका इनर्शिया भी यहाँ पे क्या होगा? ज़्यादा होगा। बी पार्ट में बोला गया है अ बाईसाइकिल एंड अ ट्रेन। तो बाईसाइकिल और ट्रेन की बात हो रही है, यहाँ पे बताना किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियसली ट्रेन का होगा। क्यों होगा? एज वी नो डैट इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैंस in the case of a bicycle and a train, since train has a larger mass, hence it will have a greater inertia too। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारा इनर्शिया है, जो हमारा यहाँ पे इनर्शिया है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मास के है। अगर यहाँ पे मास बढ़ेगा तो इनर्शिया भी यहाँ पे क्या होगा? बढ़ेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रेन का जो वेट है, जो मास है, वो यहाँ पे क्या है? ज़्यादा है। किससे? बाईसाइकिल से। तो इसका इनर्शिया भी यहाँ पे क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब देखते हैं यहाँ पे सी पॉइंट में क्या पूछा गया है। अब 5 रुपी कॉइन एंड अ 1 रुपी कॉइन। तो यहाँ पे दोनों में से बताना है किसका यहाँ पे इनर्शिया ज़्यादा होगा। सिंस इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हैंस इन द केस ऑफ अ 5 रुपी कॉइन एंड अ 1 रुपी कॉइन, अ 5 रुपी कॉइन हैज़ मोर इनर्शिया बिकॉज इट हैज़ मोर मास देन अ 1 रुपी कॉइन। तो जैसे कि हमने दो क्वेश्चन भी पढ़ा था कि जो इनर्शिया है वो मास पे डिपेंड करता है, ऐसे ही जो 1 रुपये का सिक्का है उसका यहाँ पे जो इनर्शिया होगा, जो मास होगा, वो यहाँ पे क्या होगा? कम होगा। और 5 रुपये का मास ज़्यादा होने की वजह से उसका इनर्शिया भी यहाँ पे क्या होगा? ज़्यादा होगा। होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा गया है। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंजेस। तो यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल दे रखा है और हमें यहाँ पे ये बताना है कि कितने टाइम जो बॉल की वेलोसिटी है चेंज हुई है। अ फुटबॉल प्लेयर किक्स द फुटबॉल टू अनोदर प्लेयर ऑफ हिज टीम। वो किक्स द फुटबॉल टूवर्ड्स द गोल। The goalkeeper of the opposite team collects the football and kicks it towards a player of his own team. Also identify the agent supplying the force in each case। तो एक फुटबॉल प्लेयर है, उसने क्या करा? बॉल को यहाँ पे क्या करा? एक फुटबॉल प्लेयर है, उसने यहाँ पे क्या करा? फुटबॉल को किक किया और अपने ही टीम को प्लेयर को वहाँ पे पास किया। अब उस जिसको पास किया था उसने क्या करा? फिर से किक किया और फुटबॉल यहाँ पे क्या हो गई? गोलकीपर के पास चली गई। गोलकीपर ने यहाँ पे क्या करा? बॉल को कलेक्ट किया और फिर उसके बाद उसने अपने ही टीम के प्लेयर को वहाँ पे उसको पास किया। तो यहाँ पे कौन कौन से, यहाँ पे कितनी बार यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हुई है वो हमें यहाँ पे बतानी है और उनके एजेंट्स भी बताने हैं। तो चलिए इसको यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं। तो द वेलोसिटी ऑफ ए फुटबॉल चेंजेस 4 टाइम्स। तो यहाँ पे क्या हुआ? जो वेलोसिटी है फुटबॉल की कितने टाइम चेंज हुई है? 4 टाइम चेंज हुई है। देखते हैं कैसे। फर्स्ट, व्हेन ए फुटबॉल प्लेयर किक्स टू अनदर प्लेयर। तो पहली बार जब चेंज हुई थी जब फुटबॉल प्लेयर ने अपने टीम को प्लेयर को फुटबॉल पास करी थी। सेकंड टाइम, व्हेन दैट प्लेयर किक्स द फुटबॉल टू द गोलकीपर। सेकंड टाइम जिसको पास करी थी उसने किक करके गोलकीपर को पहुंचा दी थी, तो वो वहाँ पे क्या होता है? सेकंड टाइम वेलोसिटी चेंज हुई थी। थर्ड, व्हेन द गोलकीपर स्टॉप्स द फुटबॉल। थर्ड यहाँ पे क्या हुआ? जब गोलकीपर ने बॉल को पकड़ा और वहाँ पे स्टॉप किया तो उसकी वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो गई? 0 हो गई। और फोर्थ टाइम यहाँ पे क्या होता है? जब गोलकीपर ने अपने ही प्लेयर को पास किया तो यहाँ पे क्या हुआ? 4 बार उसकी यहाँ पे क्या होगी? वेलोसिटी चेंज होगी। अब यहाँ पे एजेंट के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट केस में क्या था? फर्स्ट प्लेयर था। सेकंड केस में सेकंड प्लेयर था। थर्ड केस में गोलकीपर था जब वो बॉल को रोकता है। और फोर्थ केस में यहाँ पे क्या होता है? जब वो अपनी टीम के प्लेयर को पास करता है तो वो भी यहाँ पे क्या होगा? एजेंट गोलकीपर ही होगा। अब देखते हैं अपने यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या पूछा गया है। एक्सप्लेन वाई सम ऑफ द लीव्स मे गेट डिटैच्ड फ्रॉम अ ट्री इफ वी विगरसली शेक इट्स ब्रांच।
तो यहाँ पे बताया गया है अगर हम यहाँ पे किसी ट्री के ब्रांच को यहाँ पे क्या करते हैं, हिलाते हैं, तो उसकी फूल पत्ती यहाँ पे क्या होती है, नीचे गिरने लगती है। ऐसा क्यों होता है ये हमें यहाँ पे बताना है। द आंसर ऑफ दिस कॉज लाइज बिहाइंड द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसका आंसर जो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के पीछे छुपा हुआ है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे क्या बोलता है, इनिशियली लीव्स एंड ट्रीज बोथ आर इन रेस्ट। तो यहाँ पे क्या है, पहली कंडीशन में जो लीव है और जो ट्री है दोनों अभी यहाँ पे क्या है, रेस्ट की पोजीशन में है। बट व्हेन द ट्री इज शेकन विगरसली ट्रीज कम्स इन मोशन वाइल लीव्स हैव टेंडेंसी टू बी इन रेस्ट। तो जब हम यहाँ पे पेड़ को हिलाते हैं तो ट्री तो मोशन में आ गया, बट जो उसकी पत्तियां हैं वो अभी भी वहाँ पे क्या है, रेस्ट की पोजीशन में है। दस बिकॉज ऑफ रिमेनिंग इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट सम ऑफ द लीव्स में गेट डिटैच्ड फ्रॉम अ ट्री इफ वी विगरसली शेक्स इट ब्रांच। तो यहाँ पे ट्री तो मोशन में आ गई, बट जो उसकी फूल पत्ती थी वो यहाँ पे मोशन में नहीं आई, जिसकी वजह से वो यहाँ पे क्या होती है, नीचे गिरने लगती हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है। वाई डू यू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन अ मूविंग बस ब्रेक्स टू अ स्टॉप एंड फॉल बैकवर्ड्स व्हेन इट एक्सलेट्स फ्रॉम रेस्ट। तो यहाँ पे बोला गया है कि एक बस है, अगर वो यहाँ पे ब्रेक लगाती है हम यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, अगर वो बस स्टार्ट होती है तो हम बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। ऐसा क्यों होता है ये हमें बताना है। एज वी नो बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। जैसे कि हमें यहाँ पे पता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेस्ट में जब तक रहेगा जब तक वहाँ पे कोई भारी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता, और जब तक मोशन में रहेगा जब तक वहाँ पे कोई भारी एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसे यहाँ पे मोशन उसकी चेंज नहीं करता या स्टॉप नहीं करता। तो यहाँ पे ए पॉइंट में बोला गया है इन अ मूविंग बस पैसेंजर आर इन मोशन अलोंग विद बस when brakes are applied to stop a moving bus comes in the position of rest, but because of tendency to be in the motion a person falls in forward direction। तो यहाँ पे बोला गया है जब यहाँ पे बस मूव करती है तो पैसेंजर भी, हम यहाँ पे जो पैसेंजर होते हैं वो भी यहाँ पे क्या होते हैं, मोशन में आ जाते हैं, और जैसे यहाँ पे बस ब्रेक लगाती है और रेस्ट पोजिशन में आ जाती है तो जो हमारी बॉडी थी वो यहाँ पे मोशन में थी, और जैसे ही उसने ब्रेक लगाया तो इसलिए हमारी जो बॉडी है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगती है। वैसे ही बी पॉइंट में हमें बताया गया है जैसे ही यहाँ पे बस रेस्ट पोजीशन में होती है तो हमारी जो बॉडी होती है वो यहाँ पे क्या होती है, रेस्ट पोजीशन में होती है, और जैसे ही वहाँ पे बस एक्सलेट करती है आगे यहाँ पे चलती है और हमारी बॉडी यहाँ पे रेस्ट पोजीशन से यहाँ पे क्या होती है, मोशन में आ जाती है, तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव हो जाती है। तो होप आपको ये फोर्थ समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट में क्या बोला है। इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन एक्सप्लेन हाउ अ हॉर्स कैन पुल अ कार्ट। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से एक्शन हमेशा रिएक्शन के बराबर होता है, तो उस हिसाब से जो हॉर्स होता है वो कार्ट को कैसे पुल कर पाता है, जैसे बुग्गी उसके पीछे लगी रहती है वो इसको कैसे खींच पाता है वो हमें यहाँ पे बताना है। हॉर्स पुशेस द ग्राउंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो जो हॉर्स जब यहाँ पे चलता है तो वो अपने पैरों से क्या करता है, जो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है, पुश करता है, फोर्स लगाता है। इन रिएक्शन टू दिस द हॉर्स मूव्स फॉरवर्ड एंड कार्ट मूव्स अलोंग विद हॉर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जिसके रिएक्शन के वजह से तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पे एक्शन लगा रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में अपने पैर से, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रही है, रिएक्शन लग रही है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे क्या होता है, मूव कर पाता है। इन दिस केस व्हेन हॉर्स ट्राइज टू पुल द कार्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन कार्ट पुल्स द हॉर्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, but to make the cart move the horse bends forward and pushes the ground with its feet। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो यहाँ पे हॉर्स है वो क्या कर रहा है, कार्ट को पुल कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जबकि जो कार्ट का जो वेट होता है और फ्रिक्शन की वजह से वो बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ वो फोर्स लगाता है। तो यहाँ पे दोनों यहाँ पे अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, तो यहाँ पे कार्ट मूव कैसे कर पाती है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो कार्ट मूव करने के लिए जो हॉर्स है वो यहाँ पे क्या करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है जिससे कि कार्ट मूव कर पाए। When the forward reaction to the backward push of the horse is greater than the opposing frictional force to the wheels, the cart moves। तो यहाँ पे बोला गया है जो फॉरवर्ड रिएक्शन जो यहाँ पे हॉर्स लगा रहा है वो यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है फ्रिक्शनल फोर्स से, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होती है, जो कार्ट है वो मूव कर पाती है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स से यहाँ पे कोई भी चीज़ ज़्यादा होगी तो वहाँ पे क्या होगी, ऑब्जेक्ट वहाँ पे क्या होगा, मोशन में आ जाएगा। तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगा रहा है हॉर्स, जिसकी वजह से कार्ट मूव कर पा रही है।
होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा गया है। एक्सप्लेन वाई इज डिफिकल्ट फॉर अ फायरमैन टू होल्ड अ होस विच इजेक्ट्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट अ हाई वेलोसिटी। तो देखा होगा जो फायरमैन होते हैं वो जो पाइप पकड़ते हैं, जो होस होता है, अगर वहाँ पे वो इजेक्ट करते हैं पानी को तो वहाँ पे वो बैकवर्ड फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से जो फायरमैन है वो पीछे की तरफ मूव करने लगता है। वो ऐसा क्यों होता है वो हमें यहाँ पे बताना है। When large amount of water is ejected from a hose at a high velocity, according to Newton's third law of motion, water pushes the hose in backward direction with the same force. तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से जो एक्शन होता है वो क्या होता है, रिएक्शन के बराबर होता है। तो जैसे ही उसने वहाँ पे क्या करा, हाई वेलोसिटी से उसने पंप खोला, वाटर खोला, जिसकी वजह से वो यहाँ पे क्या होगा, एक्शन लगा, और रिएक्शन क्या होगा, उसके बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, जिसकी वजह से वो यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगता है। Therefore, it is difficult for a fireman to hold a hose in which ejects large amount of water at a high velocity. इसलिए यहाँ पे फायरमैन के लिए काफ़ी मुश्किल पैदा हो जाती है होस को पकड़ने में, जब वहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज होता है हाई वेलोसिटी से, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन होता है, और एक्शन जो होता है वहाँ पे वाटर आगे तरफ मूव कर रहा है, बट रिएक्शन यहाँ पे क्या होगा, जो फोर्स लगेगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। जैसे कि ये हमारे यहाँ पे होस है और यहाँ पे क्या कर रहा है, हाई वेलोसिटी पानी जो यहाँ पे आगे को फॉरवर्ड कर रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है, हमारा एक्शन लग रहा है। ये यहाँ पे हमारा क्या लग रहा है, एक्शन लग रहा है, बट जो रिएक्शन लगेगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। किस तरफ लगेगा, जहाँ पर फायरमैन ने होस पकड़ी होगी, जिसकी वजह से वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेगा और उसको काफ़ी परेशानी होगी। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या पूछा गया है। फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 किलोग्राम and bullet of mass 50 gram is fired with an initial velocity of 30 meter per second. Calculate the initial recoil velocity of the rifle. तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, इनिशियल रिकॉइल बतानी है, किसकी, राइफल की बतानी है। और हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है, हमें यहाँ पे राइफल का मास गिवन है और बुलेट का मास गिवन है और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन वैल्यू लिख लेते हैं और क्या पूछा है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें जो मास दे रखा है, किसका दे रखा है, राइफल का दे रखा है, जिसको हम यहाँ पे m1 ले लेते हैं। m1 यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 4 किलोग्राम हो जाएगा। और ये हमने किसका लिया है, राइफल का लिया है, यहाँ पे लिख देते हैं जिससे कन्फ्यूज़ ना हो हम। ये हमारा राइफल का है। और m2 जो हम लेंगे वो हम यहाँ पे किसका लेंगे, वो हम लेंगे 50 ग्राम। m2 हमारा 50 ग्राम होगा, जो कि यहाँ पे किसका मास था, बुलेट का मास था। किसका मास था, बुलेट का मास था। और यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो यहाँ पे किसकी है, इनिशियल वेलोसिटी वो बुलेट की है, 35 मीटर पर सेकंड है। तो इसका मतलब जो यहाँ पे राइफल का जो यहाँ पे रिकॉइल होगा वो हमें नहीं पता, तो उसको हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। और जो V2 हमें यहाँ पे दे रखा है वो हमें यहाँ पे कितना दे रखा है, 35 मीटर पर सेकेंड। जो वेलोसिटी दे रखी है वो हमें यहाँ पे बुलेट की दे रखी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाएंगे वो हम लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो यहाँ पे फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है मोमेंटम ऑफ राइफल होगा यहाँ पे इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बुलेट। तो यहाँ पे कंजर्व हो रहा है, तो मोमेंटम ऑफ राइफल यहाँ पे देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मोमेंटम ऑफ राइफल किसके बराबर होगा, हमारा मोमेंटम ऑफ बुलेट के बराबर होगा। तो पूरा लिख लेते हैं इसको, मोमेंटम ऑफ किसके बराबर होगा, बुलेट के बराबर होगा। तो मोमेंटम ऑफ राइफल यहाँ पे क्या है हमारा, m1 होगा, मास इंटू वेलोसिटी होती है मोमेंटम, तो m1 इंटू v1 होगा, तो m1 v1 लिख देते हैं। और मोमेंटम ऑफ बुलेट जो होगा वो यहाँ पे क्या होगा, m2 v2 होगा। तो मोमेंटम ऑफ राइफल, तो राइफल का जो हमारा वेट तो दे रखा है 4, बट हमें यहाँ पे वेलोसिटी नहीं दे रखी, तो हम इसको यहाँ पे v1 ही लिख लेते हैं। और m2 जो हमारा बुलेट का मास था वो यहाँ पे क्या था, 50 ग्राम था। तो 50 ग्राम को हम किस में चेंज कर लेंगे, किलोग्राम में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.05 किलोग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.05 किलोग्राम। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसको 0.05 किलोग्राम। और वेलोसिटी यहाँ पे कितनी रखी थी, 35 मीटर पर सेकेंड दे रखी थी। तो इसको हम यहाँ पे v1 निकाल लेंगे। तो v1 इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.05
इंटू 35 और डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 0.05 को अगर हम 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। तो 35 को 5 से कर लेते हैं, उसके बाद हम पॉइंट एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 5 जो 25 का 5 2 कैरी गया और 5 3 जो 15 15 और 2 17। तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग रहा था, तो यहाँ पे क्या 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.75 डिवाइडेड बाई 4। अब हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारे यहाँ पे रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ राइफल आ जाएगी, जो कि यहाँ पे क्या थी v1 थी। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे कैसे डिवाइड करेंगे वो हम जान लेते हैं। तो 1.75 अपॉन 4 है। तो अब हम यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे पॉइंट को हटाऊँगा। तो पॉइंट हटाने के लिए ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा। और इसको हम किससे डिवाइड करेंगे 400 से करेंगे, क्योंकि नीचे अब यहाँ पे क्या हो गया 400 हो गया। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 0 पॉइंट यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे 0 आ गया। अब 400 को यहाँ पे 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1600 आ जाएगा। कितना आ गया 1600। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 0 5 एंड 1 तो 150 आ गया। पॉइंट तो हमारा पहले से ही लगा था, तो एक और 0 लगा देंगे। अब किससे करेंगे हम 3 से करेंगे, क्योंकि 4 से करेंगे ज़्यादा हो जाएगा। तो 3 से करने पे यहाँ पे कितना आ जाएगा 1200 और यहाँ पे हमारा कितना बचा 300। अब पॉइंट तो हमारा पहले से लगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा। अब 400 को हम किससे करेंगे, अब हम यहाँ पे करेंगे 7 से। तो 7 से करने पे यहाँ पे कितना हो जाएगा 2800। ठीक है, और यहाँ पे हमारा फिर से कितना बच गया 200 बच गया। और पॉइंट लगाने पे क्या हो जाएगा एक और 0 हो जाएगा और यहाँ पे पूरा कट जाएगा। 400 को 5 से कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2000। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है 0.4375। ये हमारे यहाँ पे क्या है 4 है। तो 0.4375 मीटर पर सेकंड यूनिट होगी, क्योंकि यहाँ पे हमें वेलोसिटी निकालनी थी। तो ये हमारा निकल गया रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ राइफल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पूरा इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ राइफल जो निकली है वो हमारे यहाँ पे कितनी निकली है 0.4375। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ राइफल। ठीक है, होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है। 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस 100 ग्राम एंड 200 ग्राम आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन एंड डायरेक्शन। तो यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट है जिनका मास यहाँ पे क्या है 100 ग्राम है और 200 ग्राम है, और ये क्या कर रहे हैं मूव कर रहे हैं सेम लाइन में सेम डायरेक्शन में, जिनकी वेलोसिटी यहाँ पे क्या है 2 मीटर पर सेकेंड एंड 1 मीटर पर सेकेंड। दे कोलाइड एंड आफ्टर द कोलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव्स एट अ वेलोसिटी ऑफ 1.67 मीटर पर सेकेंड। डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट। कुछ दूरी बाद ये आपस में क्या हो जाते हैं टकरा जाते हैं। टकराने के बाद जो पहला ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी तो हमें यहाँ पे गिवन है 1.67 मीटर पर सेकेंड, बट दूसरे ऑब्जेक्ट की यहाँ पे वेलोसिटी गिवन नहीं है, वो हमें यहाँ पे क्या करनी है कैलकुलेट करके बतानी है। तो अब हम यहाँ पे करते हैं इसको सॉल्व। तो सबसे पहले जो हमें यहाँ पे गिवन वैल्यू दे रखी है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट को जो हमें यहाँ पे मास दे रखा है वो यहाँ पे कितना दे रखा है 100 ग्राम दे रखा है, जिसको हम यहाँ पे किलोग्राम में करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.1 किलोग्राम हो जाएगा। सेम हमें यहाँ पे मास 2 दे रखा है, m2 ले लेते हैं जो कि यहाँ पे कितना है 200 ग्राम है, और इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.2 किलोग्राम हो जाएगा। और जो इनिशियल वेलोसिटी है u1 वो हमें यहाँ पे कितनी दे रखी है 2 मीटर पर सेकंड दे रखी है, और यहाँ पे दूसरे वाले की दे रखी है u2 वो हमें यहाँ पे कितनी दे रखी है 1 मीटर पर सेकंड दे रखी है। अब ये तो बिफोर कोलिजन यहाँ पे क्या थी हमारी वेलोसिटी थी। आफ्टर कोलिजन यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद जो हमारी वेलोसिटी हुई वो चेंज हो गई। तो पहले ऑब्जेक्ट की तो हमें यहाँ पे वेलोसिटी गिवन है, कितनी गिवन है 1.67 मीटर पर सेकेंड, बट हमें सेकेंड ऑब्जेक्ट की यहाँ पे क्या करनी है निकालनी है। तो देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पे क्या होगा देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पे क्या होगा, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए।
ज़्यादा हार्ड नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 होगा। तो m1u1 तो हमें यहाँ पे गिवन है, तो m1 हमें यहाँ पे कितना दे रखा है 0.1, तो 0.1 किससे मल्टीप्लाई होगा u1 से जो कि 2 था, सेम प्लस करेंगे यहाँ पे m2 हमें यहाँ पे कितना दे रखा है 0.2 और u2 हमारे यहाँ पे क्या है 1 है, इक्वल टू m1 हमें यहाँ पे कितना था 0.1 था और v1 हमें यहाँ पे दे रखा है 1.67 और m2 यहाँ पे हमें दे रखा है 0.2 और v2 हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, ये हमारा था पूरा कैलकुलेशन। अब इसको और यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 0.2 प्लस 0.2 इक्वल टू यहाँ पे 1.67 को 1 से करेंगे और 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 पॉइंट इसका और 2 पॉइंट, तो 3 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट लगेगा तो 0.167 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे क्या होगा 0.2 को इंटू v2 करना है तो यहाँ पे हो जाएगा 0.2 v2 हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू है ये हमारी क्या होगी, ये हमारी लेफ्ट साइड जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो 0.2 यहाँ पे कितने हो गए हमारे 0.4 हो गए और ये जो 0.167 है लेफ्ट साइड आके यहाँ पे क्या हो गई सब्ट्रैक्ट हो गई और 0.167 हो गया और इक्वल टू 0.2 और v2 हो गया। ठीक है, अब v2 हमें यहाँ पे निकालना है तो v2 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.4 माइनस का 0.167 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम यहाँ पे और फर्दर सॉल्व करेंगे तो 0.4 को 0.167 को यहाँ पे क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, तो देखते हैं इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे क्या था हमारा 0.4 था और हम इसके आगे 2 जीरो और लेंगे जिससे कि हमें सब्ट्रैक्ट करने में आसानी हो और माइनस का यहाँ पे क्या था 0.167 था और 10 में से 7 गए यहाँ पे 3, 9 में से 6 गए 3 और यहाँ पे 3 में से 1 गए 2, तो यहाँ पे आगे 0.233, तो 0.233 किससे डिवाइड हो जाएगा हमारा 0.2 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे, बहुत आसान है, तो पॉइंट के आगे हम यहाँ पे 2 जीरो ले लेंगे और दोनों डिजिट के बाद यहाँ पे 3 डिजिट के बाद पॉइंट है तो पॉइंट से पॉइंट हम यहाँ पे हटा सकते हैं, तो पॉइंट से पॉइंट हटाने के बाद यहाँ पे हमारा बचेगा 233 अपॉन 200, क्या बचेगा 233 अपॉन 200। इसको हम यहाँ पे ऑब्वियसली आराम से डिवाइड कर पाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 200 1 जा 200 हो जाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा 330 हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 330 हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर एक और मैं यहाँ पे सिंपल डिवाइड कर दूंगा क्योंकि यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी ऐसे, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 233 को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं 200 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 200 1 जा क्या हो जाएगा यहाँ पे 200 हो जाएगा। ये हमारे यहाँ पे कितना बचा 33, पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे हमारा एक जीरो आ जाएगा और अब 200 1 से ही करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना हो गया हमारा 200 आ गया और इसको यहाँ पे काटने पे आएगा हमारा 130, कितना आएगा हमारा 130 आ जाएगा और इसको मैं और पॉइंट लगा के यहाँ पे जीरो कर सकते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1300 हो गया और 200 यहाँ पे 6 कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1200। तो इसको यहाँ पे मैं फर्दर सॉल्व नहीं करूँगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.16 और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 5 में शायद पूरा सब्स्टिट्यूट हो जाए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका पूरा आंसर 1.165 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे पूरी जगह नहीं थी क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 आ जाएगा और 100 के बाद फिर यहाँ पे क्या होगा पॉइंट लगने के बाद 0 और 2 5 10 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 165 से पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 1.165 मीटर पर सेकेंड, जो कि यहाँ पे हमें वेलोसिटी पूछी थी सेकंड ऑब्जेक्ट की, कितनी आ गई 1.165 मीटर पर सेकेंड। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं यहाँ पे अपने NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चंस।